हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल न्यूक्लियस यानी कि कोशिकीय केंद्रक, उसकी संरचना और उसके कार्य। आज मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बनाया जाए और हिंदी में ही आपको समझाया जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। आप देख रहे हैं सेल के अंदर सेंटर में एक पर्पल कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ न्यूक्लियस है ये। यानी कि पूरे सेल का कमांडिंग ऑफिसर, एक सेल को कंट्रोल करने के लिए पूरा न्यूक्लियस है जो पूरी सेल को कंट्रोल करेगा। हम यूकैरियोट्स की बात करें जिसमें एनिमल सेल में तो ये सेंटर में होता है, आपको दिख रहा है एकदम सेंटर में है, जबकि प्लांट में ये एक साइड में होता है। उसको हम क्या कहते हैं, इक्सेंट्रिक, क्योंकि उसके सेंटर में क्या होती है, वैक्यूल। जबकि प्रोकैरियोट में तो ये एब्सेंट ही होता है। हमने अपनी पुरानी क्लास में बात की थी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो डिफरेंस पढ़ा था, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यही था कि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसकी जगह क्या होता था, न्यूक्लियोइड। जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है और पूरे सेल का कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। यानी चाहे वो जेनेटिक कंट्रोल हो, चाहे उनका फिजियोलॉजिकल कंट्रोल हो। इज़ इट क्लियर? साथ ही में आप देखिएगा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसकी डिस्कवरी क्या है, शेप साइज़ क्या होते हैं। तो किसने इसको डिस्कवर किया? आप देखें, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। आकार में ये गोल होता है, अंडाकार भी हो सकते हैं, घने गहरे रंग के हो सकते हैं। इज़ इट क्लियर? प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा भी केंद्रक हो सकते हैं। जैसे दो केंद्रक किसमें होते हैं, प्रोटोजोआ में, हमारी लीवर सेल्स होती हैं उनमें, कार्टिलेज की सेल में एक से ज़्यादा भी केंद्रक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ फंजाई होते हैं, जैसे एल्ब्यूगो का आपने फिलामेंट देखा होगा, हाइफी देखा होगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। यानी कि जब उनमें सेप्टा नहीं होते हैं और एक ही हाइफी में बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो उन्हें संकेंद्रकीय या सिनोसिटिक भी कहते हैं। लेकिन कुछ सेल आपको ऐसी भी मालूम है जिनमें कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लोएम की सीव ट्यूब और सीव सेल, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पहले होता है, बाद में वो एब्सेंट हो जाता है। आरबीसी को आप देखोगे, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ कोशिकाएं ऐसी भी हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस एब्सेंट ही होता है। देखिए, कोशिका के विकास और प्रजनन, मैंने बताया कोशिका का पूरा डेवलपमेंट, कोशिका की पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोशिका में प्रजनन यानी कि जेनेटिक कंट्रोल सारा न्यूक्लियस ही करता है। ये मैं बता चुका हूँ, एक यूकैरियोटिक सेल का कमांडर सेंटर है, यानी यहीं से कमांड जनरेट होती है, कमांड दी जाती है कि कौन सा काम किसको कैसे करना है, सारा यही करेगा। आमतौर पर ये कोशिका का सेल ऑर्गेनल का सबसे प्रमुख संगठन है। कोशिका के केंद्रक, उसकी संरचना के बारे में अब हम बात करेंगे। पहले आप संरचना को मैं एक दूसरे डायग्राम से आपको डिटेल में दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे। इस डायग्राम को आप देखें, एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसको मैं कह रहा हूँ, वो आपको देखनी है। इसमें आपको 4 मेन कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर आपको दिखाई दे रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 2 मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। एक होती है बाहर आपको जो दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन है, और अंदर वाली है जो नहीं, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और इनर वाली है अंदर वाली मेम्ब्रेन। लेकिन इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आप देखिएगा,
बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और आप देख रहे हैं इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, इन्हें हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लियर पोर। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है एक मैट्रिक्स, एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एक एमॉर्फस, एक पारदर्शी सा यानी एक गाढ़ा सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या क्या उपस्थित है? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस है, यानी कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में डूबी हुई है ये न्यूक्लियोलस। दूसरा आप देखिए एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क पूरा का पूरा इसके अंदर डूबा हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। इस क्रोमेटिन नेटवर्क को आप गौर से देखो तो आप देखिए कहीं से तो ये बहुत डार्क है, ये देखिए कितना डार्क आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन नेटवर्क को मैं स्टेन करता हूँ। अब क्रोमेटिन नेटवर्क को स्टेन किससे किया जाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। किससे किया जाता है? एसिटोकार्मीन से या हिमेटोजाइलोन से। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं तो कुछ पार्ट तो बहुत गहरे काले रंग से स्टेन हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, और कुछ बहुत हल्के स्टेन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये है यूक्रोमेटिन। इज इट क्लियर? ये यूक्रोमेटिन है और ये क्या है? हेट्रोक्रोमेटिन है। ठीक, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे बात भी करेंगे। और मैंने बता दिया आपको, ये है न्यूक्लियोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये चार चीज़ें हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस, जिनके बारे में हमें बात करनी है एक एक करके। अब हम देखते हैं। देखिए, हम अब एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे बाहर है, ये चार कंपोनेंट है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन थ्रेड। अब हम एक एक की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप गौर से देखें, और इस मेम्ब्रेन में जो ये पोर्स हैं इन्हें भी आप ध्यान से देखें। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को अब हम देखें तो देखिए, ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप गौर से देखिए। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम्स। और फाइनली ये कनेक्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस पे जुड़े फाइब्रस स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म से अटैच होती है। लेकिन आप देखिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है, जो इन दोनों को अपनी पोजीशन पे बनाए रखती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूक्लियर पोर। जो पोर नहीं है, एक पोर कॉम्प्लेक्स है। अब आप कहेंगे ये पोर कॉम्प्लेक्स क्या है? अगर आप देखें कि इस पोर में 8 माइन्यूट पोर होते हैं, 8 पोर होते हैं, और एक होता है सेंटर में एन्यूलस, यानी दीवार पे पूरे सर्कल में 8 छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, और सेंटर में होता है एक एन्यूलस। इनको मिला के हम क्या बोल देते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स। तो अब बात आती है कि भाई ये पोर करते क्या हैं। और एक बात बता दूं, ये पोर थोड़े थोड़े से मेम्ब्रेन से देखो बाहर भी निकले हुए हैं और अंदर भी प्रोजेक्टेड हैं। अब ये पोर करेंगे क्या? आपको पता है यहाँ है क्या? यहाँ क्या है? यहाँ है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर का भाग, और यहाँ है साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा, ये न्यूक्लियस पोर के थ्रू ही होगा या नहीं होगा?
अब आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या आदान प्रदान होता है। अब आपको पता है कि अंदर mRNA, RNA, राइबोसोम, बहुत सारी प्रोटीन की चेन्स बनती है या नहीं बनती है, और ये सारी काम कहाँ आती है, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ से ये बाहर चले जाएंगी या नहीं चली जाएंगी। तो पहला काम क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंट फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से प्रोटीन, mRNA, राइबोसोम का साइटोप्लाज्म में जाना, और साइटोप्लाज्म से बहुत सारे अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स का यहाँ आना। ये एक्सचेंज करने का काम किसका होगा, न्यूक्लियर पोर का होगा, जो पोर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। अब आप पूछ सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन का क्या काम है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन काम होगा कि इस न्यूक्लियस को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करके रखे, यानी कि एक शेप बना के रखेगा, किसकी, न्यूक्लियस की। भाई ये न्यूक्लियस आप देखिएगा एक शेप में तो होना चाहिए ना ये न्यूक्लियस, तो ये मेम्ब्रेन की वजह से ही तो एक शेप में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर पोर्स हैं और पोर से इसके अंदर ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो मैं आपको बता रहा था प्लाज्मा झिल्ली की जो दोहरी झिल्ली से बनी होती है एवं केंद्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला होती है, यानी कि है डबल मेम्ब्रेन लेकिन दोनों इस तरह जुड़ी होती है कि वो एक दिखाई दे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक कला होती ही नहीं है, या तो अविकसित होती है या होती ही नहीं है। प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही ये सेलेक्टिवली परमेबल और होती है। अब सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी है कि इस मेम्ब्रेन से कोई भी एंट्री करेगा तो ये जाने देंगे, नो। तो ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही, यहाँ से जो पास होंगी वो सेलेक्टेड चीज़ें ही पास हो पाएंगी। तो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है, ठीक है। ये केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच में पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। तो पूरी प्लाज्मा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको क्लियर हो गई है। अब हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है हम उसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप। इस न्यूक्लियस को आप गौर से देखिए, इस न्यूक्लियस में आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना हुआ है, इस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीनियस मैट्रिक्स है, एक जेल है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट कंपोनेंट्स, एंजाइम्स, mRNA सब भरे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क यानी क्रोमोसोम्स हैं जो डूबे हुए हैं पूरी तरह से, और एक न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर उपस्थित होती है। और आप यहाँ देखिएगा इस न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर है साइटोप्लाज्म, इनके बीच में इन पोर के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन भी होता रहता है। तो समझ में आया आपको, न्यूक्लियोप्लाज्म दूसरा कंपोनेंट है जो। देखिए केंद्रक के मैट्रिक्स को केंद्रक द्रव्य, हिंदी में न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कह रहे हैं केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं, तीनों नाम आप दे सकते हैं। यह है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना पारदर्शी, मैंने बताया ना ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कह सकते हो, ट्रांसपेरेंट एक जेल, यानी कोलाइड यानी गाढ़ा सब्सटेंसेस होता है, तरल पदार्थ होता है जो केंद्रक कला से घिरा रहता है। और इसमें केंद्रिका, मैंने बताया आपको न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये दो ही कंपोनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप ये दो कंपोनेंट और न्यूक्लियस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके बाकी के दो कंपोनेंट और इसके जो भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।